प्रिय विद्यार्थियों, बी पार्ट फर्स्ट भूगोल विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम भौतिक भूगोल में पिछले व्याख्यान में अपतन चक्र के विभिन्न स्वरूप जिसमें डेविस एम्पेंग के अपतन चक्रों के बारे में हमने अध्ययन किया था। उसके बाद हमने अपवाह तंत्र एवं अपवाह प्रतिरूप के विभिन्न स्वरूपों के बारे में अध्ययन किया था। अपवाह तंत्र के विभिन्न प्रतिरूप कौन कौन से हैं, इन सभी बिंदुओं के बारे में गहराई से अध्ययन किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बहते हुए जल के कार्य तथा उससे उत्पन्न विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का वर्णन करेंगे। बहते हुए जल अर्थात नदियाँ। भूतल पर समतल स्थापक बलों में बहते हुए जल अर्थात नदी का कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। वर्षा का जो जल धरातल पर किसी न किसी रूप में बहने लगता है उसे हम बाह्य जल कहते हैं। जब बाह्य जल एक निश्चित रूप से ऊंचाई से निचले ढाल पर गुरुत्वाकर्षण के द्वारा प्रवाहित होता है तो उसे नदी या सरिता कहते हैं। अतः नदी किसी भी ढाल पर एक निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जल राशि होती है, जिसमें जलधारा के साथ चट्टान चूर्ण भी बहते हुए चले आते हैं। नदियाँ मुख्य रूप से चार प्रकार की होती: स्थायी नदी, अस्थायी नदी, अंतरायिक नदी तथा अल्पकालिक नदी। नदियाँ ऊंचे ढाल से निचले ढाल की ओर बहती हैं तथा यह ढाल क्रम से उद्गम से मुहाने की ओर घटता जाता है। प्रत्येक नदी का ढाल भिन्न भिन्न हुआ करता है। नदियाँ भूतल पर समतल स्थापना कार्य तीन रूपों में करती हैं, जिसे हम त्रिकल कार्य या त्रिपथ कार्य के नाम से जानते हैं, अर्थात अपर्दन, परिवहन तथा निक्षेप। अपर्दन का कार्य नदी का सर्व प्रमुख कार्य है। नदी के प्रमुख कार्यों में से एक कार्यस्थल का सागर तक ले जाना भी है। नदियां सदैव अपने मार्ग को समीपी चट्टानों को घिसकर तथा काटकर अपने साथ परिवहन करने में प्रयत्नशील रहती हैं। नदी द्वारा अपर्दन कार्य में अपक्षय का भी पर्याप्त योग रहता है। अपक्षय की विभिन्न क्रियाओं द्वारा समीपी चट्टान विघटित तथा वियोजित होकर कमजोर हो जाती है तथा जल के साधारण कार्य द्वारा अलग होकर जल के साथ बह लेती है। नदियाँ अपरदन कार्य दो रूपों में करती हैं। एक तो नदी का जल घाटी की तली तथा किनारे को काटता है और दूसरा नदी के साथ सम्मिलित पदार्थ भी अपरदन का कार्य करते हैं। फलस्वरूप अपरदन के लिए नदी में बोझ का होना आवश्यक है। नदी के बोझ अर्थात भार, जिसमें कंकड़, पत्थर, रेत इत्यादि पदार्थ सम्मिलित होते हैं। नदी के अपरदन का सिद्धांत इस प्रकार है। नदी का अपरदन कार्य नदी के ढाल तथा नदी के वेग एवं उसमें स्थित नदी के बोझ अर्थात अवसाद पर आधारित होता है। नदी के अवसाद भार के अंतर्गत ग्रेवल, रेत, सिल्ट तथा क्ले को सम्मिलित किया जाता है। ग्रेवल के अंतर्गत बोल्डर, कोबुल, पेबुल तथा ग्रेनुल आदि बहुत सूक्ष्म आकार के पत्थर होते हैं या कण होते हैं। अपरदन के लिए यह आवश्यक है कि नदी के साथ कंकड़, पत्थर आदि का होना जरूरी है। नदी द्वारा न केवल बोझ की मात्रा द्वारा निर्धारित होता है वरन उसके आकार द्वारा भी निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए यदि बोझ के पदार्थ महीन कण वाले हैं तथा आकार में छोटे हैं तो वे जल के साथ लटक कर चलते हैं और अपरदन कम करते हैं। इसी तरह नदी पदार्थ इतने महीन होते हैं कि वे घुलकर जल के साथ चलते हैं तो अपरदन नगण्य हो पाता है। इसके विपरीत नदी के बोझ के पदार्थ इतने बड़े होते हैं कि वे जल के साथ लुढ़क कर या कूद कर उछलते हैं तो अपरदन सर्वाधिक होता है। नदी में अवसाद या भार व बोझ के अभाव में अपरदन कम होता है। अधिकतम अवसाद, भार या बोझ पर भी अपरदन कम होता है। इन दोनों अवस्थाओं के बीच की दशा में अपरदन सर्वाधिक होता है। इस अवस्था के पूर्व अपरदन बढ़ता है तथा इसके पश्चात अपरदन घटता है। इसे अपरदन चक्र का सामान्य सिद्धांत कहते हैं। नदी अपरदन के रूप। नदी अपरदन के विभिन्न रूपों को हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं।
नदी द्वारा अपरदन कार्य मुख्य रूप से दो तरह से होता है, रासायनिक अपरदन तथा यांत्रिक अपरदन। रासायनिक अपरदन का कार्य सामान्य रूप से घोलीकरण द्वारा होता है तथा यांत्रिक अपरदन अपघर्षण, जल गति क्रिया तथा सन्निघर्षण द्वारा संपन्न होता है। इनमें से यांत्रिक अपरदन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। घोलीकरण, संक्षारण अथवा सोल्यूशन। नदी के बहते हुए जल के संपर्क में आने वाली चट्टानों के घुलनशील पदार्थ घुलकर सैल से अलग होते हैं तथा जल के साथ मिल जाते हैं। कार्बोनेशन की क्रिया द्वारा चट्टान का अधिकांश घुलनशील तत्व उनसे अलग होकर नदी में बहने लगता है। भूमिगत जल द्वारा भी चट्टान से घुलनशील पदार्थ अलग हो जाते हैं तथा जल स्रोतों द्वारा ऊपर आकर सरिता से मिल जाते हैं। घोलन की क्रिया द्वारा प्राप्त पदार्थों की मात्रा निश्चय ही अधिक होती है। दूसरा है अपघर्षण। नदी के साथ कंकड़, पत्थर आदि भी नदी के भार के रूप में चलते हैं। इन पदार्थों के संपर्क में आने वाली चट्टानों के घर्षण तथा टूट फूट की क्रिया को अपघर्षण की क्रिया कहते हैं। अपघर्षण की मात्रा तथा रूप नदी बोझ के पदार्थों के गुणों पर आधारित होता है। इनमें से गोलाश्म, कंकड़, पत्थर के टुकड़े सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरी क्रिया है सन्निघर्षण। नदी के साथ कंकड़, पत्थर आदि नदी के अवसाद भार के रूप में चलते हैं। इनका कार्य दो रूपों में होता है। प्रथम रूप में तो ये नदी की घाटी के किनारे तथा तली के साथ घर्षण करते हैं। इसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। दूसरे रूप में ये टुकड़े आपस में टक्कर खाते हैं जिससे इनमें टूट फूट होती रहती है। इस तरह टुकड़ों के आपस में रगड़ तथा घर्षण द्वारा टूटने की क्रिया को सन्निघर्षण के नाम से जाना जाता है। जल गति क्रिया। चौथा बिंदु है जल गति क्रिया। जल गति क्रिया के अंतर्गत इस क्रिया द्वारा अपरदन में केवल जल का ही सहयोग होता है, अन्य साधनों का नहीं। बिना कंकड़, पत्थर आदि की सहायता के तथा बिना रासायनिक क्रिया के जल यांत्रिक ढंग से मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों के कणों को धक्के द्वारा ढीला तथा कमजोर बनाकर तथा उन्हें चट्टान से अलग करके अपने साथ लेकर बहता है। इस क्रिया में जल का वेग अधिक महत्वपूर्ण होता है। नदी के विभिन्न भागों के अनुसार अपरदन के 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पार्श्व अपरदन अर्थात किनारों पे, लंबवत अपरदन अर्थात नीचे की तरफ, शीर्ष अपरदन अर्थात नदी का पीछे की तरफ खिसकना, मुख्य अपरदन अर्थात नदी के अग्रभाग में अपरदन होना। अगला बिंदु है आधार तल। प्रत्येक नदी के लंबवत अपरदन की एक अंतिम सीमा होती है जिसके बाद पुनः अपरदन संभव नहीं हो सकता। इस सीमा को नदी के आधार तल या निम्नतम स्तर के नाम से जाना जाता है। नदी का परिवहन कार्य। नदी अपरदन द्वारा प्राप्त चूर्ण, चट्टान चूर्ण या मलबा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करती है। नदी के इस कार्य को परिवहन कहते हैं। अपरदन के अलावा नदियों में अपक्षय तथा विघटित एवं वियोजित पदार्थों का भूमि स्खलन, अपवात तथा भूमि संपर्षण द्वारा मलबा प्राप्त होता है जिसका परिवहन नदी का जल करता है। नदी द्वारा छोटे, बड़े तथा महीन सभी प्रकार के कणों का परिवहन किया जाता है। नदियों का बोझ का परिवहन कई रूपों में करती हैं। इसको हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। कृषण द्वारा अर्थात लुढ़क कर। जब चट्टानों के बड़े टुकड़े लुढ़कते हुए चलते तो इस क्रिया को कृषण कहते हैं। इस विधि में चट्टानों के टुकड़े एक ही बार में परिवहित नहीं हो पाते, वरन एक स्थान से दूसरे स्थान पर, पुनः उससे तीसरे स्थान पर आदि रूपों में चलते हैं। ये टुकड़े नदी की तली के साथ फिसल कर लुढ़क कर चलते हैं। उत्परिवर्तन द्वारा। इस विधि में चट्टानों के टुकड़े जल के साथ नदी की तली पर उछल कर स्थानांतरित होते हैं। उछलने या फुदकने की क्रिया को निहायत मंद होती है। इस विधि से परिवहन की क्रिया को उत्परिवर्तन कहते हैं। लटक कर चलना। यह सामान्य नियम है कि जल में प्रत्येक वस्तु का भार कम हो जाता है। जब सैल कण चट्टानों से अलग होकर नदी के जल में गिरते हैं तो जल की प्लवनशीलता के कारण उनमें भार में कमी आ जाती है। इस क्रिया के कारण मध्यम श्रेणी के टुकड़े जल में लटकते हुए तथा जलधारा द्वारा दूर तक बहा ले जाए जाते हैं।
घुलकर चट्टानों के घुलनीकरण पदार्थ जल के साथ घुलकर मिल जाते हैं तथा जल के साथ अदृश्य रूप से बहते हैं। अपरदन द्वारा उत्पन्न विभिन्न स्थलाकृतियाँ या विभिन्न स्थल स्वरूप, नदी घाटी का विकास होना, घाटी का गहरा होना जिसमें अंग्रेजी की वी आकार की घाटी का निर्माण होता है, उसके बाद गार्ज एवं कैनियन का निर्माण होता है, नदी घाटी का चौड़ा होना, नदी विसर्प का निर्माण, जल विभाजक का कटाव तथा खिसकाव, नदी घाटी का लंबा होना, सरिता का अपहरण तथा उससे उत्पन्न स्थल रूप, जलप्रपात का निर्माण, जल गतिका अर्थात पॉट हॉल, संरचनात्मक सोपान, नदी वेदिका, नदी विसर्प, क्वेस्टा तथा सूकर एवं समप्राय मैदान। वी आकार की घाटी सर्वप्रथम नदी तली को काटकर उसे गहरा करती है, जिस कारण नदी घाटी की गहराई सदैव बढ़ती जाती है तथा घाटी का आकार आंग्ल भाषा के अर्थात अंग्रेजी भाषा के वी अक्षर के समान हो जाता है। इसमें दीवारों का ढाल तीव्र तथा उत्तल होता है। नदी की घाटी अत्यंत गहरी एवं सक्रिय होती है। आकार के अनुसार वी आकार की घाटियों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, गार्ज एवं कैनियन। गार्ज तथा कैनियन दोनों ही वी आकार की घाटियों के रूप होते हैं जिनमें किनारे अत्यंत खड़ी ढाल वाली होती हैं। जब वी आकार की घाटी को और गहरा किया जाता है तो वह गार्ज के रूप में परिवर्तित हो जाती है। गार्ज और कैनियन में अंतर सिर्फ यह है कि कैनियन अत्यधिक गहरी घाटी है। जब नदियां अपने तली को काटती रहती हैं, कालांतर में ऐसी स्थिति में नदियां कैनियन का निर्माण करती हैं। जलप्रपात या सिप्रिका, जब किसी स्थान पर नदियों का जल ऊंचाई से खड़ी ढाल तथा क्लिप के ऊपरी भाग से अत्यधिक वेग से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। इस तरह की स्थिति उस समय आती है जब नदी के मार्ग में कठोर तथा मुलायम चट्टानों की परतें या तो क्षैतिज अवस्था में मिलती हैं या लंबवत। नदी का यह मुलायम चट्टान को काट डालता है परंतु कठोर प्रतिरोधक चट्टान नहीं कट पाता। फलस्वरूप जल उसके ऊपरी भाग से निचले ओर गिरने लगता है। प्रपात तथा सिप्रिका में अंतर सामान्य होता है। वास्तव में नदी के जिस भाग में जलधारा का प्रवाह साधारण वेग से अधिक होता है तो उसे प्रपात या सिप्रिका कहते हैं। प्रपात में ऊंचाई अधिक होती है तथा ढाल खड़ा होता है, प्राय यह क्लिप के अग्रभाग से गिरता है। सिप्रिका की ऊंचाई प्रपात की अपेक्षा कम तथा ढाल सामान्य होता है।